एप 71 खत्म हुआ हाईजैक का खेल। जब सूरज की पहली किरण सर्द रात के अंधेरे को काटते हुए शहर में एक नए दिन का आगाज कर रही थी, तब एयरपोर्ट के आखिरी किनारे पर खड़े हवाई जहाज से करीब 12 घंटे के खौफनाक अनुभव के बाद सारे यात्री नीचे उतर रहे थे। सायरन बजाती एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जहाज के नीचे खड़ी थीं। कुछ लोग बेहद घबराए हुए थे और काफ़ी लोग अभी भी इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे कि अपने परिवार के पास वापस जा रहे हैं। कुछ लोगों की तबीयत इसलिए खराब हो रही थी क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने किसी को गोलियों का शिकार होते देखा था। सभी जरूरतमंद लोगों को एम्बुलेंस में ले जाकर दवाई या इंजेक्शन देकर शांत कराया गया, फिर बस में बिठाकर एयरपोर्ट लेकर गए। प्लेन के दरवाजे खुलने से पहले जब कमांडोज ने बिजनेस क्लास के हिस्से में जाकर वहां बैठे लोगों को बताया कि हाईजैकर्स पर काबू पा लिया गया है, तो सबसे ज्यादा राहत चारों मंत्रियों को महसूस हुई। जिस मंत्री को अब्दुल ने मारने की धमकी दी थी वो फिर से रोने लगा, लेकिन इस बार उसके आंसू खुशी व्यक्त करने के लिए थे। एक मंत्री ने पूछा, थोड़ी देर पहले कुछ शोर सुनाई पड़ा था और फिर गोली चलने जैसी आवाज आई थी। हमें लगा कहीं आतंकवादियों ने किसी को मार तो नहीं दिया। सारे यात्री सुरक्षित हैं ना? कमांडो ने जवाब दिया, सब लोग सेफ हैं। गोली हमारे ऑफिसर को लगी है, उन्हें अस्पताल ले गए हैं। दूसरे मंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा, तुम लोगों ने ये सब कैसे किया? अभी थोड़ी देर पहले तो वो टोपी वाला हम पर बंदूक ताने खड़ा था और अब तुम कह रहे हो सबको पकड़ लिया। अच्छी तरह देखा ना तुमने? कहीं कोई छूट तो नहीं गया? एक और मंत्री को भी थोड़ी घबराहट हुई। उन्हें अच्छी तरह से बांध कर रखना, ऐसा ना हो हम जैसे ही बाहर निकले वो लोग खुद को छुड़ाकर हमें अगवा करने की कोशिश करें। किसी मंत्री का अपहरण करके वो फिरौती में कुछ भी मांग सकते हैं। कमांडो ने उन्हें आश्वासन दिलाया, ऑपरेशन पूरा हो चुका है, सभी हाईजैकर्स मारे गए हैं, अब यहाँ कोई जिंदा आतंकवादी नहीं है। अपने आंसू पूछते हुए मंत्री ने कहा, सबके सब मारे गए? वो टोपी वाला भी? जी सर, कमांडो ने पुष्टि की। आंखें बंद करके उस मंत्री ने मन ही मन में भगवान का शुक्रिया अदा किया। दूसरे मंत्री ने कहा, भगवान से पहले इन लोगों को धन्यवाद दीजिए, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लगने लगा था दूसरे देश की जगह दूसरी दुनिया में ही पहुंच जाएंगे। काफी देर से खामोश बैठे चौथे मंत्री ने टिप्पणी की, पता नहीं आप सब लोगों को इतना डर क्यों लग रहा था? मुझे तो पार्टी पर पूरा भरोसा था, हमारी पार्टी सत्ता में है, हमारी जान बचाने के लिए उन्हें ये सब तो करना ही था। आखिर हम सब पार्टी के लिए इतने महत्वपूर्ण जो हैं। इतने में बाहर से आती आवाज़ों से उन्हें ज्ञात हुआ कि प्लेन के दरवाजे खुल गए हैं और यात्री नीचे उतरने लगे हैं। ये पता चलते ही मंत्री ने अकड़कर कमांडो से कहा, बाकी लोगों को रुकने के लिए कहो, सबसे पहले हम लोग और हमारे कार्यकर्ता नीचे उतरेंगे। कमांडो के जवाब देने से पहले एक पायलट अंदर आया। बाहर से गुजरते हुए उसने मंत्री की बात सुन ली थी। उसके माथे की चोट के आसपास खून जम गया था। मंत्री को देखकर उसने कहा, ये इमरजेंसी है सर, सबसे पहले बच्चे और महिलाएं उतरेंगे, उसके बाद बूढ़े और बीमार लोग, बाकी सभी यात्री उनके बाद ही उतर सकते हैं। मंत्री गुस्से से खड़ा हो गया, तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? सिविल एविएशन मिनिस्टर हूं मैं। तुम्हारा ये एयरपोर्ट और तुम सारे लोग मेरे महकमे में आते हो, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? पायलट ने विनम्रता से कहा, मैं जानता हूं आप कौन हैं सर, लेकिन इमरजेंसी में जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसे आपके मंत्रालय ने ही मान्यता दी है, हम तो सिर्फ आपका आदेश मान रहे हैं। दूसरे मंत्री ने अपने साथी को समझाया, ये बहस का वक्त नहीं है, बाहर रिपोर्टर्स भी होंगे, ऐसे में हम लोग सबसे आगे गए तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर उसने पायलट को देखकर पूछा, ये चोट तुम्हें कैसे लगी? अपने माथे को छूकर पायलट हल्के से मुस्कुराया, हाईजैकर्स के सरदार ने अपनी ताकत आजमाई थी। कमांडो ने पायलट से कहा, आपको फर्स्ट एड की जरूरत है, आप पहले चले जाइए। पायलट ने इनकार में गर्दन हिलाई, इतना भी गहरा घाव नहीं है, प्लेन में सवार सभी लोग मेरी जिम्मेदारी हैं, चाहे वो पैसेंजर हो या क्रू मेंबर, जब तक सभी लोग नीचे खड़ी बसों में नहीं बैठ जाते मैं यही रुकूंगा। थोड़ी ही देर के इंतजार के बाद एक एयर होस्टेस ने आकर मंत्रियों समेत बिजनेस क्लास में बैठे सभी 12 पैसेंजर्स को चलने के लिए कहा। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त दो मंत्री इस बात से थोड़े निराश हो गए कि वहां पर ना कोई टीवी वाले थे ना अखबार वाले। एयरपोर्ट से आए अधिकारियों और सिक्योरिटी स्टाफ ने वहां पड़ी लाशों का जायजा लिया। प्लेन के अलग अलग हिस्सों में 8 लाशें थीं। एक अधिकारी ने मोहित से पूछा, क्या तुम इस ऑपरेशन के इंचार्ज हो? मोहित ने कहा, मैं तो सिर्फ कमांडोज की टीम लेकर आया हूं, इस ऑपरेशन के इंचार्ज कोई स्पेशल एजेंट थे। कहाँ है वो? अधिकारी ने हैरानी से पूछा। मोहित ने बताया, उनके लीडर को पीठ पर गोली लगी है, बाकी दोनों उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। कुछ सोचते हुए अधिकारी ने पूछा, मतलब पहले जो गाड़ी आई थी वो एम्बुलेंस ही थी? जी हाँ, मोहित ने जवाब दिया, उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी इसलिए उन्हें सीधे अस्पताल लेकर गए हैं। अब तक सिक्योरिटी टीम के हेड ने नीचे जाकर चेक कर लिया था कि किस तरह से लगेज सेक्शन से ये सभी लोग ऊपर आए थे। उसने एयरपोर्ट के चीफ से कहा, कमाल है, ये कैसा गोस्ट ऑपरेशन था, किसी को भनक तक नहीं मिली किस डिपार्टमेंट ने और कैसे किया।
चीफ ने गहरी सांस लेकर उसे निर्देश दिया, पुलिस को इन्फॉर्म करो, डेड बॉडीज वही लेकर जाएंगे। हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम रिपोर्टर्स को क्या जवाब दें। फिर उसने अपने असिस्टेंट से कहा, पैसेंजर्स से बात करके देखो कुछ पता चलता है क्या, और पीछे वाले गेट की क्या रिपोर्ट है, कहाँ गए वो गार्ड्स। असिस्टेंट ने बताया, दोनों गार्ड बेहोश थे सर, गेट खुला था, शायद रेस्क्यू टीम वहीं से आई थी और एम्बुलेंस में वहीं से गायब हो गए। कुछ ही देर में एसीपी दूसरे पुलिस वालों के साथ वहां पर पहुंच गया। जब प्लेन से लाशें ले जाई जा रही थीं तो एयरपोर्ट चीफ ने एसीपी से पूछा, इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हो? हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और लोगों को जवाब देना है, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। कमांडोज भी कुछ नहीं बता पाए, वो नहीं जानते उनको ऑर्डर देने वाला बॉस कौन है। बस इतना पता चला है कि कमांडोज के अलावा 3 लोग और थे, 2 आदमी और एक लड़की। एक आदमी को गोली लगी है और उसकी हालत गंभीर है। एसीपी भी उनके बारे में जानना चाहता था। उसने चीफ को आश्वासन दिया, गोली लगी है तो आसपास के किसी अस्पताल में गए होंगे, मैं पता लगाता हूं, जैसे ही कुछ मालूम होगा आपको बता दूंगा। चीफ ने याद करते हुए कहा, और आपकी एक टीम इंक्वायरी के लिए आई थी, उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई? एसीपी चौंक गया, इंक्वायरी के लिए? कब आई थी? थोड़ा सोचकर चीफ ने बताया, प्लेन के लैंड होने से पहले कई लोग थे, शायद 3, बल्कि उन्होंने एक आदमी को अरेस्ट भी किया था। सादे कपड़ों में थे, और हाँ, उनमें से एक लेडी ऑफिसर थी। परमिशन लेते वक्त उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में इसलिए आए हैं जिससे पुलिस को देखकर कोई चौकन्ना ना हो जाए। मैं देखता हूँ। इतना कहकर एसीपी प्लेन से नीचे उतर गया। उसने ऐसी किसी इंक्वायरी का आदेश नहीं दिया था। ऑफिस में फ़ोन करके पूछने पर पता चला कि उनके यहाँ से कोई पुलिस टीम एयरपोर्ट नहीं गई थी। सादे कपड़ों में 3 लोगों की टीम, 2 आदमी और एक लड़की, ऐसे ही एक टीम ने प्लेन में घुसकर हाईजैकर्स को मारा था। तो क्या ये रेस्क्यू टीम पुलिस ऑफिसर बन के एयरपोर्ट में दाखिल हुई थी? अगर ऐसा है तो एयरपोर्ट के सीसीटीवी में उनके चेहरे देखे जा सकते थे। एयरपोर्ट बिल्डिंग के अंदर खड़े अपने आदमी को उसने फौरन ये बात बताकर सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने के लिए कहा। एयरपोर्ट की तरह मंत्रालय का माहौल भी उलझन भरा था। जैसे ही सुबह प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को हवाई जहाज के छुड़ाए जाने के बारे में पता चला, उन्होंने कुछ देर बाद एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का आदेश दिया। जिन 2 मंत्रियों को रात भर इस मामले पर नजर रखने के लिए कहा गया था, उन्होंने सारा घटनाक्रम उसी तरह से सुना दिया जैसा उनकी आंखों के सामने घटा था। एक ने लाचारी दिखाते हुए कहा, देश की सरकार के मंत्री होते हुए भी हमें टीवी चैनल से खबर मिली कि हवाई जहाज को बचा लिया गया है। हमें पहले से पता होता तो मुस्तफ़ा को जेल से निकालते ही नहीं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मुस्तफ़ा हमारे हाथों से निकल जाता। चलो गनीमत है, मुस्तफ़ा वापस जेल में पहुंच गया। लेकिन टीवी पर और अखबारों में जब ये खबर आएगी तो हमसे सवाल किए जाएंगे, तब हम क्या जवाब देंगे? एयरपोर्ट के बाहर खड़े यात्रियों के रिश्तेदार तो यही समझ रहे हैं ना कि सब कुछ सरकार के कहने पर हुआ है और यहाँ हमें कानों कान खबर नहीं हुई। आंखें सिकोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने मन ही मन सोचा, शायद मुझे पता है इस ऑपरेशन के पीछे किसका हाथ है। मीटिंग में सारे मंत्रियों के साथ साथ सभी सेनाओं के चीफ और पुलिस कमिश्नर भी थे। आखिरी मिनट पर प्रधानमंत्री ने रमन को भी बुला लिया। सबके बैठने के बाद उन्होंने कहा, इस बात की हमें बेहद खुशी है कि यात्रियों और जहाज के किसी स्टाफ को कोई नुकसान पहुंचे बिना हाईजैकर से जहाज को आज़ाद करा लिया गया। मुस्तफ़ा को पकड़कर हमारे देश के जवानों ने बहुत बहादुरी का काम किया था। आतंकवादियों की धमकी पर मुस्तफ़ा को छोड़ देना न सिर्फ उन जवानों के लिए बल्कि हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ा धक्का होता, लेकिन उस स्थिति में हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। किसी ने उनकी बात का विरोध नहीं किया तो उन्होंने आगे बोला, आतंकवादियों की शर्त मानने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ प्लेन में सवार सभी लोगों की जान की रक्षा करना था। अगर ये बात किसी वजह से बाहर आ जाती कि हम किसी भी तरह के बचाव अभियान की योजना बना रहे हैं तो इसका परिणाम यात्रियों के लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए हमें ये पूरा अभियान बहुत ही गुप्त तरीके से चलाना पड़ा। सभी अचरज से प्रधानमंत्री को देख रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें रमन पर थीं। आंखों ही आंखों में उन्होंने रमन को समझा दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। यहाँ सबके सामने उनकी बात मानने के अलावा रमन के पास कोई चारा भी नहीं था। उसकी स्वीकृति से संतुष्ट होकर प्रधानमंत्री ने सबसे कहा, इस अभियान में रमन कुमार ने हमारी मदद की। इनकी स्पेशल टीम किसी को भनक लगे बिना हवाई जहाज तक पहुंची और अपने तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हम सबको इनका धन्यवाद देना चाहिए कि उनके एजेंट की सूझबूझ की वजह से एक भी यात्री को कोई हानि नहीं पहुंची। अब मैं रमन कुमार से विनती करूंगा कि वह हम सबको बताएं उनके एजेंट्स ने इस ऑपरेशन को किस तरह से पूरा किया। खड़े होकर रमन ने पहले सबका अभिवादन किया, फिर कहा, जैसा कि मंत्री जी ने बताया, इस अभियान को गुप्त रखा गया था, इसलिए हम किसी सरकारी महकमे से मदद भी नहीं मांग सकते थे। हमारे पास ना पुलिस का सपोर्ट था, ना एयरपोर्ट का, और ना हम सेना से कोई मदद ले सकते थे। ऐसी हालत में भी मेरे 3 एजेंट अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी एजेंसी के कुछ कमांडोज के साथ सबसे छुपकर प्लेन के लगेज कंपार्टमेंट में दाखिल हुए। वहां से एक एक करके ऊपर जाकर उन्होंने इस तरह से 8 आतंकवादियों को खत्म किया कि उनमें से एक को भी खतरे का आभास नहीं हुआ।
आतंकवादियों की तरफ से सिर्फ एक गोली चली, लेकिन उस गोली से किसी पैसेंजर या प्लेन के स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तक तो आप लोग भी जान गए होंगे कि सभी यात्री, जिनमें हमारे 4 माननीय मंत्री जी और पार्टी के 11 कार्यकर्ता हैं, उन्हें सुरक्षित प्लेन से निकालकर एयरपोर्ट तक ले जाया जा चुका है। मेरे ख्याल से कुछ ही देर में आपकी पार्टी के सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी सब रमन और उसके एजेंट और कमांडोज की तारीफ करने लगे, लेकिन तभी वहां बैठे लोगों में से एक मंत्री ने कहा, तुम्हारे एजेंट ने सबको मारकर अच्छा नहीं किया, उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए था। जब तुम कह रहे हो कि आतंकवादियों ने प्लेन में बैठे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें जिंदा पकड़ के लाते तो यहाँ उनसे पूछताछ की जाती, हमें पता चलता वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या मकसद है और उनके साथी कौन कौन हैं। उसकी बात सुनकर एक और मंत्री ने हाँ में हाँ मिलाई। अब हम जनता को क्या जवाब देंगे कि ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे? देश के सामने आतंकवादियों का कोई चेहरा तो होना चाहिए। अब ना हम किसी की इंक्वायरी कर सकते हैं और ना उन्हें सजा दे सकते हैं। पुलिस कमिश्नर ने उन दोनों को देखकर बताया, ऐसे ऑपरेशन में सबसे पहला मकसद आतंकवादियों को अपने काबू में करना होता है। अगर जिंदा पकड़ने के हालात नहीं है तो अगला कदम उन्हें मार देने का होता है। एजेंट्स ने हालात के हिसाब से जो भी फैसला किया वो सही था। गुस्से में पहला मंत्री खड़ा हो गया, तो फिर क्या फर्क रह गया एक आतंकवादी में और इन एजेंट्स में? इन्होंने भी तो खामोश खड़े उन 8 लोगों को बिना सोचे जान से मार दिया। खुद ही सोचो, अगर वो चाहते तो प्लेन के 1, 2 या फिर सारे पैसेंजर्स की जान ले सकते थे, लेकिन उन्होंने तो एक को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। जब उन्होंने अटैक ही नहीं किया तो बचाव टीम ने उन्हें मारा क्यों? ऐसे एजेंट्स पर तो कार्यवाही होनी चाहिए। उद्धरण, इतना बड़ा जोखिम उठाकर प्लेन के सभी यात्रियों को जिंदा वापस लाने के लिए क्या सरकार विक्रम और उसकी टीम पर कार्यवाही करेगी? एप 72 दिल से दिल को राह। अपने एजेंट्स के खिलाफ ऐसी बातें सुनकर रमन का खून खौल उठा। वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और ऊंची आवाज में कहा, किस पर कार्यवाही करेंगे आप? उस पर जो इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। उस आतंकवादी पर गोली नहीं चलनी चाहिए थी जिसने मेरे एजेंट को मारने की कोशिश की है। आप कहते हैं उन्होंने अटैक नहीं किया, इतने सारे लोगों के साथ एक पूरे हवाई जहाज का अपहरण अटैक नहीं था। कल को आपके परिवार को कोई उठाकर ले जाएगा तो आप उसे मारने के लिए तब तक इंतजार करेंगे जब तक वो आपके किसी परिवारजन को मार ना डालें। उसकी बात सुनकर मंत्री भी गुस्से से चिल्लाया, ये किस तरह की बकवास कर रहे हो तुम? जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ मंत्री जी, रमन ने सख्त आवाज में कहा, हमारे देश के एक ऐसे नेता से बात कर रहा हूँ जो पूरी रात अपने घर में आराम से सो रहे थे। आप लोग जानते थे कि प्लेन हाईजैक हुआ है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ एक फैसला लिया, मुस्तफ़ा को छोड़ने का, और उसके बाद अपने अपने घरों में जाकर चैन की नींद सो गए। आपको लगा होगा ये आतंकवादी तो अपनी जुबान के पक्के, सीधे, शरीफ लोग हैं। इधर आप मुस्तफ़ा को रिहा करेंगे, उधर ये लोग प्लेन से उतरकर अपने देश वापस लौट जाएंगे, है ना? माफ़ कीजिए, लेकिन आपसे ज़्यादा इन आतंकवादियों को पता था कि मुस्तफ़ा को छोड़ने के बाद क्या होगा। जैसे ही वो लोग प्लेन से बाहर आएंगे हमारी पुलिस उन्हें धर पकड़ेगी। वो अपने सरगना को तो छुड़ा लेंगे, लेकिन खुद जिंदगी भर यहाँ की जेल में सड़ते रहेंगे। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि जैसे ही मुस्तफ़ा अपने देश पहुँचेगा वो बम से प्लेन को उड़ा देंगे। मंत्री को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या सबूत है इस बात का? अपने जवानों की हरकतों को सही बताने के लिए ये तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। तभी दरवाजे से आवाज आई, कहानी नहीं ये सच है। सबने दरवाजे की तरफ देखा। प्लेन से बचकर आए चारों मंत्री वहां खड़े थे। प्रधानमंत्री फौरन उठकर उनकी तरफ गए, आप लोग ठीक तो हैं? यहाँ क्यों आए? आप सबको घर जाना चाहिए। इतना कुछ होने के बाद आप लोगों को आराम की जरूरत है। जिस मंत्री को अब्दुल ने मारने की धमकी दी थी उसने कहा, आराम तो होता रहेगा, लेकिन अभी हमारी जरूरत यहाँ पर है। इतना कहकर वो अंदर आ गया। वो सभी लोग 5 मिनट पहले ही यहाँ पहुँच गए थे और उन्होंने अपने दोनों साथियों के बेतुके तर्क सुन लिए थे। मंत्री ने उनमें से एक को देखकर कहा, मेरी बात तो मानेंगे ना आप? उसे मनगढ़ंत कहानी नहीं कह सकते क्योंकि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। आज अगर मैं यहाँ जिंदा खड़ा हूँ तो उन एजेंट्स की वजह से। अब्दुल नाम के हाईजैकर ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि मुस्तफ़ा को छोड़ने में देर लगी तो वो सबसे पहले मुझे मारकर आप लोगों के पास तोहफे में भेजेगा और उसके बाद वो एक एक करके बाकी लोगों को भी मार देता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्तफ़ा को छोड़ने के बाद वो लोग हमें भी छोड़ देते। ये सही कह रहे हैं, उनका इरादा पूरे जहाज को उड़ा देने का था। अगर वो एजेंट्स नहीं आते तो इस वक्त मुस्तफ़ा अपने देश में होता और मेरे साथ न सिर्फ पार्टी के लोग बल्कि प्लेन में मौजूद सारे लोग विस्फोट में खत्म हो चुके होते। शोर मचाने वाले दोनों मंत्री चुप हो गए। आखिरकार प्रधानमंत्री ने कहा, किसी पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, यह एक सफल अभियान था। दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वो हमले के नाम पर गोली चलाएं या किसी का अपहरण करे। उन आतंकवादियों की मौत के लिए एजेंट्स को पुरस्कार मिलना चाहिए, मेडल मिलना चाहिए। हमारे देश को उनके जैसे साहसी शूरवीरों की कद्र करनी चाहिए। रमन ने सपाट आवाज में प्रधानमंत्री से आज्ञा मांगी, मुझे इजाजत दें, अस्पताल में मेरे एजेंट का ऑपरेशन चल रहा है, मुझे इस वक्त उसके पास होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने उससे कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे डायरेक्ट नंबर पर फ़ोन करना, हम हर तरह से उसे बचाने की कोशिश करेंगे।
जहाज से लौटे चारों मंत्रियों ने जहाज के अंदर घटी घटनाओं के बारे में सबको बताया। मीटिंग खत्म होने के बाद बाकी सब वापस चले गए, लेकिन चारों मंत्री प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ बैठे थे। प्रधानमंत्री ने सभी 11 कार्यकर्ताओं को अपने ऑफिस में बुलाया, लेकिन वहां सिर्फ 10 लोग मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री ने पूछा तो सभी कार्यकर्ताओं ने डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। हिम्मत करके उनमें से एक ने कहा, हरीश चला गया। पूछने पर उसने बताया, कल शाम को दिल्ली से प्लेन उड़ने के बाद हरीश ने एयर होस्टेस को बोलकर बिजनेस केबिन से एक नीले रंग का बैग मंगवाया। जब मैंने पूछा कि मंत्री जी का सामान उसने क्यों मंगवाया है, तो उसने कहा वो वापस रखने जा रहा है क्योंकि उसने कुछ और मंगवाया था और एयर होस्टेस ने गलती से उसको ये बैग दे दिया। थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ वापस भी आ गया, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पहुँचे तो वो नीला बैग सामान में नहीं था। मैंने पूछा कि वो बैग कहाँ गया, तो हरीश के चेहरे का रंग उड़ गया। हम लोग सामान चेक करने लगे, इतने में वो गायब हो गया। एक मंत्री ने कहा, मेरे पास कोई नीले रंग का बैग नहीं था। बाकी तीनों ने भी यही बात दोहराई। रक्षा मंत्री चौंक गए, ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें इसकी सूचना एयरपोर्ट पर और पुलिस में देनी चाहिए। तारांकन। रमन के अचानक मंत्रालय की मीटिंग में जाने के बाद पठानिया शांतनु और अदिति के साथ अस्पताल में था, तभी उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। फ़ोन पर करिश्मा का नाम देखकर वो परेशान हो गया। ऑपरेशन थिएटर से थोड़ी दूर जाकर पठानिया ने फ़ोन कान से लगाया। हेलो भैया, करिश्मा की आवाज़ में घबराहट थी। अभी अभी न्यूज़ में हाईजैकिंग के बारे में सुना। रेस्क्यू टीम किसकी थी? आंखें बंद करके पठानिया ने अपने माथे को रगड़ा। करिश्मा की आवाज़ से ही लग रहा था कि उसे विक्रम के इस केस में शामिल होने का अंदेशा था। एक लंबी सांस लेकर उसने कहा, हमारी ही टीम थी, कुछ घंटों का मिशन था, सारे पैसेंजर्स को बचा लिया गया। विक्रम भी था ना? करिश्मा ने पूछा। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए पठानिया ने बता दिया। विक्रम और शांतनु दोनों गए थे, उनके साथ एक और एजेंट थी। अदिति कमांडोज के साथ मिलकर उन्होंने सभी हाईजैकर्स को मार दिया। भैया सच सच बताना, विक्रम ठीक तो है ना? करिश्मा की आवाज़ में फिक्र साफ सुनाई दे रही थी। कुछ पल के लिए पठानिया खामोश हो गया। इतनी दूर बैठकर करिश्मा को इस पूरे किस्से के बारे में सिर्फ उतना ही पता था जितना टीवी पर दिखाया जा रहा था। फिर भी उसे न सिर्फ ये एहसास हो गया था कि विक्रम इस मिशन में मौजूद था, बल्कि ये भी महसूस हो रहा था कि विक्रम किसी मुश्किल में है। पठानिया उसे बताने ही वाला था कि अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक नर्स तेजी से बाहर आए। उसे देखते ही शांतनु खड़ा हो गया और पूछा, सिस्टर विक्रम कैसा है? ऑपरेशन कब तक चलेगा? बिना रुके नर्स ने जवाब दिया, ब्लड की जरूरत है, जान बचाने के लिए खून चढ़ाना पड़ेगा। और इतना कहकर वह दौड़ते हुए खून का इंतजाम करने चली गई। शांतनु अपनी जगह पर खड़ा रह गया। तभी पठानिया को ख्याल आया कि करिश्मा अभी तक फोन पर थी। हेलो करिश्मा, उधर से कोई आहट न आने पर उसने कहा। कांपती हुई आवाज में करिश्मा ने पूछा, आप हॉस्पिटल में हो? विक्रम की जान खतरे में है। हाँ करिश्मा, विक्रम को गोली लग गई, उसका ऑपरेशन चल रहा है। हम सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तुम भी करो। नर्स की बात सुनकर पठानिया का गला भी भर आया। दूसरी तरफ करिश्मा के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। विक्रम की ऐसी हालत की वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। तभी फोन पर नर्स की कही हुई बात उसके कानों में गूंजने लगी, जान बचाने के लिए खून चढ़ाना पड़ेगा। और फिर पठानिया की बात का मतलब उसे समझ आया। हम सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब विक्रम। इससे आगे कुछ भी सोचने के लिए उसने अपने दिमाग को इजाजत नहीं दी। फुर्ती से उठकर करिश्मा ने अपना सामान समेटा और अपने कमरे को ताला लगाकर कमांडर के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ी। वो जानती थी आज सुबह एक हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के लिए कुछ जरूरी सामान लेने दिल्ली हेडक्वार्टर जाने वाला था। उधर अस्पताल में 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद आखिरकार दरवाजा खुला और 2 डॉक्टर बाहर आए। अदिति, शांतनु और पठानिया तीनों ही तेजी से डॉक्टर की तरफ लपके। पठानिया ने पूछा, अब विक्रम कैसा है? डॉक्टर, अपने चेहरे का मास्क उतारकर डॉक्टर ने कहा, गोली निकाल दी है। पेशेंट की किस्मत अच्छी थी कि गोली रीढ़ की हड्डी से दूर थी। उसकी पसलियों में डैमेज हुआ है, कंधे की हड्डी में भी फ्रैक्चर है, लेकिन ऐसे किसी अंग को नुकसान नहीं पहुंचा जिससे खतरा बढ़ सके। फिर भी ज्यादा खून बह जाने की वजह से अभी कुछ कहना मुश्किल है। शांतनु ने फौरन कहा, मेरा और विक्रम का ब्लड ग्रुप एक ही है, ए पॉजिटिव। आप मेरा खून ले लीजिए। डॉक्टर ने बताया, उनका ब्लड ग्रुप आसानी से मिल जाता है, इसलिए अस्पताल में खून की कमी नहीं है। कम से कम 24 घंटे उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। खून का बहाव कमजोर पड़ने से उनके ऑर्गन्स बहुत धीरे काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी हालत जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। अदिति ने पूछा, खून चढ़ाने के बाद तो कोई खतरा नहीं है ना? दूसरे डॉक्टर ने जवाब दिया, खतरा तब तक बना रहेगा जब तक उसके सारे वाइटल ऑर्गन्स पहले की तरह काम करना शुरू नहीं कर देते। अभी हम उन्हें प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें होश आने की संभावना नहीं है। मंत्रालय की मीटिंग के बाद जब तक रमन हॉस्पिटल में पहुंचा, विक्रम को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसकी पीठ के घाव के लिए शरीर के ऊपरी हिस्से में पट्टियां बंधी थी और फ्रैक्चर की वजह से छाती पर बेल्ट जैसे पट्टे लगाए गए थे। उसके सिरहाने के पीछे अलग अलग तरह की मशीनें लगी थी जिनसे निकलती हुई ट्यूब और तारे उसके शरीर से जुड़ी हुई थी।
पठानिया ने रमन को डॉक्टर की कही हुई सारी बातें बताईं। वार्ड से बाहर आकर रमन ने भी पठानिया को मीटिंग के बारे में बताया। अपने सैनिकों पर कार्यवाही की मांग करने वाले मंत्री की बात सुनकर पठानिया का खून खौल उठा। ये हमारे देश के नेता है जिन्हें इतनी समझ नहीं है कि रेस्क्यू ऑपरेशन क्या होता है। 8 आतंकवादियों को जेल में रखने का मतलब भी जानते हैं। हमारे टैक्स के पैसों से उनके खाने पीने, रहने का इंतजाम, बीमार होने पर अस्पताल और डॉक्टर का खर्चा, और सालों तक उन्हें बार बार कोर्ट में लाने ले जाने के लिए कितने लोगों की ड्यूटी। इन सब के बाद भी कोई फैसला नहीं होता। मैं तो कहता हूँ किसी भी आतंकवादी को जेल में रखना ही नहीं चाहिए, या तो पकड़ते ही उन्हें मार दो, और अगर मुस्तफ़ा की तरह उनसे कुछ जानकारी निकलवानी है तो अपने तरीके से 10-15 दिनों में सब कुछ उगलवा के उन्हें खत्म कर दो। रमन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शांत हो जाओ। प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन और हमारे एजेंट्स की प्रशंसा की और कहा कि ये सभी कार्यवाही के नहीं, मेडल के हकदार हैं। पठानिया का गुस्सा इस पर भी कम नहीं हुआ। क्यों नहीं कहेंगे, अब उन्हें इसका श्रेय जो लेना है। कल रात उन्होंने ही साफ मना कर दिया था कि हम लोग इस केस में दखल नहीं देंगे। उनकी बात मानकर अगर हम चुप बैठ जाते तो इस समय क्या कोहराम मचा होता वो भी जानते हैं। ऑपरेशन सफल हो गया, इसलिए वाहवाही लूटना चाहते हैं और कुर्सी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। उद्धरण, हम लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता पठानिया कि हमारे ऑपरेशंस का सेहरा किसके सिर बंधेगा। हमारा मकसद देश और देशवासियों की रक्षा है और हम मरते दम तक वही करते रहेंगे, रमन ने कहा। वार्ड की तरफ देखते हुए पठानिया ने ठंडी सांस भरी। वही तो करते हैं हमारे एजेंट्स और सैनिक। कोई शाबाशी, कोई मेडल मिले ना मिले, बस विक्रम की जान बच जाए और वो जल्दी से जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाए। रमन ने उसे और खुद को हौसला देने के लिए कहा, विक्रम को हर जंग जीतने की आदत हो गई है। जिंदा रहना भी एक जंग है, देख लेना वो इस जंग से भी जीत कर ही वापस आएगा। जब वो दोनों विक्रम के वार्ड में गए तो अदिति और शांतनु चुपचाप वहां बैठे थे। रमन ने उनसे कहा, तुम लोग वापस चले जाओ, रात भर के मिशन के बाद तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं सर, जवाब देते वक्त भी शांतनु की नजरें विक्रम पर थीं। जब तक विक्रम को होश नहीं आता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे ये बात अंदर ही अंदर काट रही है कि विक्रम ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसे आश्वासन देने के लिए रमन ने कहा, कुछ नहीं होगा उसे, हमारा विक्रम फाइटर है। जब हम सबको लगा हमने उसे खो दिया है तब भी वो लौट आया था। इस बार भी वो हमें निराश नहीं करेगा। पठानिया जानता था कि शांतनु किसी की बात नहीं सुनेगा और यहाँ से तभी जाएगा जब विक्रम की हालत खतरे से बाहर होगी। इसलिए उसने अदिति को समझा बूझाकर आराम करने के लिए भेज दिया। उसने रमन को भी ब्यूरो वापस भेज दिया क्योंकि वहाँ के ऑफिस में भी किसी का रहना जरूरी था। दोनों के जाने के कुछ ही देर बाद अचानक तेजी से वार्ड का दरवाजा खुला। पठानिया और शांतनु ने झटके से उधर देखा। बदहवास हालत में करिश्मा दरवाजे पर खड़ी थी। क्या राज था पार्टी के उस एक कार्यकर्ता का? क्या उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी? करिश्मा पर क्या असर होगा विक्रम की इस हालत का?
एप 73 नीले बैग का राज। करिश्मा को देखकर पठानिया चौंक कर खड़ा हो गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? करिश्मा ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, बिना पल के झपकाए वो एकटक विक्रम को देख रही थी। पठानिया तुरंत खड़े होकर उसके पास गया और उसके कंधों के गिर्द अपना बाजू रखकर उसे सहारा देते हुए कहा, अंदर आओ। उद्धरण। धीमे कदमों से चलकर करिश्मा विक्रम के पास पहुंची। डिसइंफेक्टेंट की गंध कमरे में फैली हुई थी। सफेद दीवारों और सफेद रोशनी के बीच में पट्टियों से ढका विक्रम सफेद बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेटा था। इस माहौल का सन्नाटा मौत के समान था, पर जिंदगी की आहट के नाम पर विक्रम के पीछे लगी मशीनों की लगातार बीप सुनाई दे रही थी, जैसे उसे याद दिलाना चाह रही हो कि उसके सामने का मंजर जैसा भी था, लेकिन विक्रम की धड़कन अब भी चल रही थी। अगर कमरे का सफेद रंग उसके अंदर डर के अंधेरे को बढ़ा रहा था, तो मशीनों की आवाज उस अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की किरण थी। करिश्मा की आंखों में आंसू भर आए। उसको देखकर हमेशा विक्रम का चेहरा खिल उठता था और उसकी आंखों में चमक बढ़ जाती थी, लेकिन जयपुर जाने से पहले जब वो विक्रम से आखिरी बार मिली थी तो उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में सिर्फ दर्द था। नशे की हालत में करिश्मा को अपने सामने पाकर भी वो पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उससे मिले हुए धोखे की वेदना ने विक्रम को जैसे तोड़ दिया था। वही दर्द और तकलीफ आज विक्रम के जिस्म को भी हो रही थी। जिसे करिश्मा दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी और जिसे हमेशा खुश और स्वस्थ देखना चाहती थी, वही विक्रम आज उसके सामने दिल और शरीर दोनों से घायल बेसुध पड़ा था। लेकिन उसके पीछे की मशीनों पर उभरती लकीरें और बदलते नंबर इस बात का सबूत थे कि विक्रम भले ही होश में नहीं था, फिर भी मौत को हराने का भरकस प्रयास कर रहा था। करिश्मा ने वहां पड़ी कुर्सी को बेड के बिल्कुल करीब किया और विक्रम के पास बैठ गई। विक्रम के हाथ से जुड़ी ट्यूब को बिना हिलाए उसने विक्रम की हथेली को अपने दोनों हाथों के बीच ले लिया। उसकी आंखों में विक्रम के दर्द के लिए दुख के साथ साथ प्यार का सागर भी नजर आ रहा था। उसका अटूट विश्वास था कि विक्रम बहुत जल्दी अपनी आंखें खोलेगा, फिर वो उसे वो सारी बातें बता देगी जो उस रात नशे में होने की वजह से विक्रम सुन नहीं पाया। करिश्मा ने अपने आप से वादा किया कि अब वो किसी भी मुश्किल हालात को अपने और विक्रम के बीच नहीं आने देगी। पठानिया ने करिश्मा के सिर पर हाथ फेरा। बिना अपने भाई की तरफ देखे करिश्मा ने धीरे से कहा, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, विक्रम मुझसे दूर नहीं हो सकता। शांतनु को विक्रम के शब्द याद आए जो उसने बेहोश होने से पहले कहे थे। उसने भर्राई हुई आवाज में करिश्मा से कहा, विक्रम के शरीर के जख्म मेरी वजह से है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे दिए दर्द से बुरी तरह टूटा हुआ है। मैं तो सिर्फ उसके ठीक होने की प्रार्थना कर सकता हूं, पर उसे जिंदगी से जो निराशा हो गई है उसे बस तुम ही मिटा सकती हो। उद्धरण। करिश्मा के पास ना जवाब देने के लिए शब्द थे, ना हिम्मत। उसने सिर्फ गर्दन हिलाकर शांतनु की बात के लिए हामी भरी। तारांकन। प्रधानमंत्री के ऑफिस से जब पुलिस कमिश्नर को हरीश नाम के पार्टी कार्यकर्ता के बारे में सूचना मिली तो उन्होंने एसीपी को इसके बारे में तहकीकात करने के लिए कहा। नीले बैग का नाम सुनते ही एसीपी ने कमिश्नर को बताया, हवाई जहाज की तलाशी में हमें पीछे की सीटों के पास एक बैग मिला था जिसमें कुछ बंदूकें, बुलेट्स और काफी सारे बम थे। वो बैग भी नीले रंग का था। कमिश्नर के कहने पर एसीपी तुरंत मंत्रालय के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जब उसने प्लेन में यात्रा करने वाले चारों मंत्रियों को उस बैग की फोटो दिखाई तो सभी ने उस बैग के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ मना कर दिया। वो किसी के सामान का हिस्सा नहीं था। कार्यकर्ताओं को जब फोटो दिखाई गई तो उनमें से एक ने कहा कि यही बैग उसने हरीश के पास देखा था। वो लोग नहीं जानते थे कि हरीश के पास ये बैग कैसे आया, लेकिन इतना पता चल गया था कि सरकार की पार्टी के लिए काम करने वाला हरीश किसी न किसी तरह आतंकवादियों से जुड़ा हुआ था। यही कारण था कि बात का खुलासा होने के डर से वो गायब हो गया था। एसीपी ने मंत्रालय के ऑफिस से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। करीब 6 सालों से हरीश पार्टी से जुड़ा था। सबसे पहले उसने दूसरे प्रदेश के एक छोटे से ऑफिस में काम करना शुरू किया था। वक्त बे वक्त वो हर समय मदद के लिए मौजूद रहता था। धीरे धीरे पार्टी के लोग उस पर काफी विश्वास करने लगे। उस प्रदेश के पार्टी के नेता की तरह वो भी काफी धार्मिक था। हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता और रोज सुबह आकर ऑफिस में सभी को मंदिर का प्रसाद देता था। पार्टी के किसी भी काम के लिए वो हमेशा तत्पर रहता था। पिछले इलेक्शन के वक्त उसने बढ़ चढ़कर प्रचार करने में हिस्सा लिया। सभी लोग प्रचार के दिनों में बेजोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन हरीश ने अपना तन मन ही नहीं धन भी इलेक्शन रैली में लगाया था। एक बार दूर दराज के गांव में जाते वक्त नेताजी के काफिले में एक के बाद एक 5 गाड़ियां पंचर हो गई। बहुत कोशिश करने पर भी दूसरी गाड़ियों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। दूर दूर तक फैले खेतों के बीच में कहीं रुकने की जगह भी नहीं थी। उस वक्त हरीश ने अपने किसी दोस्त की मदद से आधा दर्जन बड़ी गाड़ियां मंगवाई, जिसकी वजह से सब लोग गांव की रैली के लिए समय पर पहुंच पाए। वो सारा खर्चा हरीश ने खुद उठाया था। बाद में पार्टी के सचिव के पूछने पर भी उसने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा कि अगर उसकी जमा पूंजी देश के अच्छे नेताओं के काम आए तो यह उसके लिए सौभाग्य की बात है। इस घटना के बाद नेताजी हरीश को बहुत मानने लगे और इलेक्शन जीतने के बाद उसे अपने साथ दिल्ली ले आए। हरीश के परिवार के बारे में किसी को नहीं मालूम था। उसने सिर्फ इतना बताया था कि गाँव में उसके पिता खेती करते हैं।
उनके पास काफ़ी ज़मीनें थी जिनका वो अकेला वारिस था। उसकी माँ की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। उनकी बीमारी का वक्त पर इलाज नहीं हो सका था क्योंकि गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था और इलाज के लिए शहर जाने में 3-4 घंटे लग जाते थे। अपनी मां को खोने के बाद हरीश ने तय कर लिया कि वो ऐसे नेताओं के साथ काम करेगा जो देश में तरक्की लाना चाहते थे और छोटे छोटे गाँव में हर तरह की सुविधा पहुँचाने को अपना कर्तव्य समझते थे। पिछले 6 सालों में किसी को हरीश से कोई शिकायत नहीं हुई, इसलिए उसके आतंकवादियों से किसी भी तरह के संबंध की बात सुनकर मंत्रालय के हर आदमी को बेहद आश्चर्य हो रहा था। ऑफिस से मिले हुए उसके दिल्ली के पते पर जब पुलिस के कुछ लोग पहुंचे तो कमरे पर ताला लगा था। पुरानी दिल्ली के एक इलाके में 4 मंजिल की इस इमारत में बहुत से किराएदार रहते थे। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि हरीश किसी से बातचीत नहीं करता था। ज़्यादातर समय उसके कमरे पर ताला रहता था और जब वो घर पर होता था तो कमरा अंदर से बंद रहता था। पुलिस के पूछने पर ज़्यादातर लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी किसी बाहर वाले को हरीश के घर आते नहीं देखा। तभी एक आदमी ने याद करते हुए बताया, मैंने देखा था, 1 बार नहीं 2 बार। बड़ी उम्र के इस आदमी का नाम मंसूर था। वो पूरा दिन बिल्डिंग के बाहर बने पेड़ के नीचे बैठा रहता था। उसके एक पैर में तकलीफ थी इसलिए वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था। सुबह काम पर जाने से पहले उसका बेटा उसे नीचे बिठा जाता था और रात को अपनी फैक्ट्री से लौटते वक्त घर ले जाता था। मंसूर के लिए घर पर अकेले रहने से बेहतर नीचे बैठना था क्योंकि यहाँ सभी आते जाते लोग उससे बात करते और उसका वक्त आसानी से कट जाता था। वैसे उसका बेटा खाना बांधकर उसके पास रखता था, फिर भी कोई ना कोई मंसूर को कभी खाना और कभी चाय पकड़ा देता था। मंसूर ने पुलिस वालों को बताया, हरीश को यहाँ रहते कई साल हो गए। पहले का तो मुझे याद नहीं क्योंकि पैर में चोट लगने से पहले मैं भी काम पर जाता था, लेकिन पिछले 1 साल में 2 बार मैंने उसके घर 2 आदमियों को आते देखा। जब पहली बार वो लोग आए थे तब सर्दियाँ थीं। बिल्डिंग में दाखिल होने वाले सभी लोगों को मैं सलाम बोलता हूं तो अनजान लोग भी जवाब दे देते हैं, लेकिन उन दोनों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और सीधे हरीश के घर चले गए। करीब 1 घंटे बाद वो लौट गए। मेहमान तो सभी के घर आते जाते हैं इसलिए मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। शायद 2 महीने हुए होंगे जब वो लोग दोबारा आए। इस बार भी मैंने उन्हें सलाम किया और इस बार भी वो जवाब दिए बिना खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ गए। जब वो वापस लौट रहे थे तो उनमें से एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा था। बात तो मुझे सुनाई नहीं दी, लेकिन आखिर में उसने खुदा हाफिज कहा। उससे मुझे लगा कि शायद वो मुसलमान है। फ़ोन रखकर जब वो अपने जूते का फीता बांधने नीचे झुका तो उसके कोट के अंदर मैंने बंदूक देखी। मैं घबरा गया। मुझे लगा हरीश तो हिंदू है, फिर उसके घर इस तरह के लोग क्यों आ रहे हैं? कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं है। लेकिन ये बात जब मैंने अपने बेटे को बताई तो उसने मुझे चुप रहने को कहा और हरीश से इस बारे में कोई बात न करने की हिदायत दी। उसकी बात सुनकर पुलिस वालों को शक हुआ कि हरीश शायद काफ़ी समय से आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था। उन्होंने हरीश के कमरे का ताला तोड़कर अंदर की तलाशी ली। वहाँ कुछ कपड़े, थोड़े से बर्तन, छोटे सिलेंडर के साथ एक गैस का चूल्हा और दीवार पर भगवान की 2 तस्वीरें थी। कमरे में कोई बैग, कोई सूटकेस या बक्सा नहीं था जहां कुछ छुपाया जा सके, लेकिन तलाशी लेने पर बर्तनों में रखे स्टील के एक टीन में हरे कपड़े में लिपटी कुरान शरीफ मिली। उसे देखकर सभी चौंक गए। हरीश के पासपोर्ट की डिटेल से उसका पता लेकर एक टीम उसके गांव भेजी गई, लेकिन गांव में कोई भी हरीश को नहीं जानता था। उसकी फोटो को किसी ने नहीं पहचाना। पुलिस वालों ने आसपास के 1-2 गाँव में भी पूछताछ की, लेकिन हरीश के बारे में कुछ पता नहीं चला। ये सब सुनकर एसीपी का शक यकीन में बदलने लगा कि हरीश दुश्मन देश का एक जासूस था। अब उसको पकड़ना और भी जरूरी हो गया था क्योंकि इतने सालों से मंत्रालय में काम करते हुए उसने पता नहीं क्या क्या जानकारी इकट्ठी कर ली थी। आखिरकार एसीपी ने हॉस्पिटल जाकर शांतनु और अदिति से बात करने की ठानी। रमन के बताने के बाद अब उन तीनों की पहचान हो चुकी थी, पर अस्पताल में उसकी मुलाकात सिर्फ शांतनु से हुई क्योंकि अदिति वहाँ नहीं थी। हरीश के बारे में सुनने के बाद शांतनु ने बताया, कल शाम को एयरपोर्ट पर इंक्वायरी करते हुए हमने माधव नाम के एक आदमी को पकड़ा। प्लेन में हथियार रखने वाला माधव था। जब हमने उससे पूछा कि उसने बिजनेस केबिन में हथियार क्यों छुपाए तो उसने कहा वहाँ जगह ज़्यादा होती है इसलिए बैग पर किसी का ध्यान जाने की संभावना कम थी। पीछे कहीं बैग रखने पर डर था कि कहीं उसके साथी के पहुँचने से पहले कोई और बैग को ना उठा ले। सभी हाईजैकर्स इकोनॉमी क्लास से सफ़र कर रहे थे। इकोनॉमी से किसी को बिजनेस क्लास में जाने की इजाज़त नहीं होती। जब हमने माधव से यह सवाल किया तो उसने कहा कि प्लेन में सवार एक आदमी है जो ये काम करेगा, लेकिन उसने आदमी का नाम नवाज बताया था। नवाज? एसीपी ने चौंक कर पूछा। शांतनु ने जवाब दिया, मुझे अच्छी तरह याद है, यही नाम था। हमने सोचा भी था कि एक बार हाईजैकर्स पर काबू करने के बाद हम उसका पता लगाएंगे, लेकिन मेरे साथी को गोली लगने की वजह से हमारा ध्यान इस बात से बिल्कुल हट गया। मुझे एयरपोर्ट ऑफिसर ने यह भी बताया था कि इंक्वायरी करने वाली पुलिस टीम ने किसी को पकड़ा है, लेकिन हमारे किसी स्टेशन पर माधव नाम का कोई आदमी नहीं लाया गया। तो फिर माधव है कहाँ? एसीपी ने पूछा। रमन ने मीटिंग से लौटकर जो भी बताया था वो शांतनु और अदिति ने भी सुना था। इसलिए शांतनु ने कहा, अब तो आपको ऑपरेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है। कल रात हम माधव को पुलिस स्टेशन नहीं भेज सकते थे, लेकिन उसे पकड़कर रखना जरूरी था।
मैं आपको दिल्ली की यूनिट का एड्रेस देता हूँ। इस वक्त माधव हमारी यूनिट की कैद में है, मैं यूनिट में फ़ोन कर दूंगा, आप माधव को वहाँ से ले जा सकते हैं। उसने हमें जो भी बताया वो मैंने रिकॉर्ड किया था, आपको अभी रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। एसीपी का नंबर लेकर शांतनु ने अपने फ़ोन से उसको माधव की रिकॉर्डिंग भेज दी। जब उसने पठानिया को ये बात बताई तो पठानिया भी चौंक गया। उसने तुरंत रमन को फ़ोन करके सारी जानकारी दी। रमन ने उसकी बात पर गौर करने के बाद कहा, इसका मतलब नवाज ही हरीश के रूप में इतने सालों से दिल्ली के ऑफिस में पार्टी का आदमी बनकर काम कर रहा था। सबकी नज़रों से छुपकर पता नहीं उसने कितनी जानकारी दुश्मन देश को पहुंचाई होगी, लेकिन अब इसका राज खुल गया है। मैं ब्यूरो के जासूसों को उसके पीछे लगा दूंगा, इस नवाज को कैसे भी करके ढूंढना होगा। आखिर कौन था यह नवाज जो हरीश बनकर इतने साल से सबको चकमा दे रहा था? क्या रमन के जासूस उसे पकड़ पाएंगे? एप 74 बेहोशी टूटने का इंतजार। पूरा दिन बीत चुका था लेकिन विक्रम को होश नहीं आया। पठानिया को भी ऑफिस जाना पड़ा, इसलिए हॉस्पिटल में सिर्फ शांतनु और करिश्मा थे। डॉक्टर के आते ही करिश्मा ने पूछा, अब ये कैसे हैं डॉक्टर? इन्हें कब तक होश आएगा? सारी रीडिंग चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा, हमने 10 यूनिट खून चढ़ा दिया है, अब कुछ देर के लिए हम इसे रोक देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी रिएक्ट करने लगे। होश आने से ज़्यादा ज़रूरी है इनका स्टेबल होना, हम कोशिश कर रहे हैं। करिश्मा ने लाचारी से विक्रम की तरफ देखा। डॉक्टर ने सुझाव दिया, आपके ऑफिसर ने मुझे बताया था कि इनकी फैमिली यहाँ नहीं है, अगर कोई नज़दीकी हो या कोई बहुत गहरा दोस्त तो उन्हें बुला लीजिए, अगर वो पेशेंट के पास बैठकर उनसे बातें करें तो शायद इनकी बेहोशी जल्दी टूट जाए। हैरान होकर करिश्मा ने पूछा, ऐसा हो सकता है क्या? मुस्कुराकर डॉक्टर ने जवाब दिया, अगर आप मेडिकल भाषा में पूछेंगी तो यह मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है। होश में आने के बाद पेशेंट बताते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा था कोई आवाज़ उन्हें गहरी नींद से जगाने की कोशिश कर रही है, और वो आवाज़ अगर उनके पसंदीदा इंसान की हो तो आंखें खोलने की इच्छा बढ़ जाती है। थैंक यू डॉक्टर, हम जरूर कोशिश करेंगे। करिश्मा के दिल में एक नई उम्मीद जागी। बाहर जाते वक्त डॉक्टर की नज़र शांतनु पर पड़ी, जो अभी भी बाहर कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। उसके पास जाकर डॉक्टर ने नरमी से कहा, आप लोगों की बहादुरी के कारनामे के बारे में टीवी से पता चला, इसका मतलब है आप कम से कम 40 घंटे से जाग रहे हैं। अगर आपने अपने शरीर को आराम नहीं दिया तो हमें इस वार्ड में एक और बेड लगाना पड़ेगा। मैं जानता हूँ आप तब तक यही रहेंगे जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता, इसलिए मैं आपको घर जाने के लिए नहीं कहूँगा। ड्यूटी डॉक्टर के आराम करने के लिए यहाँ एक कमरा है, आप उस कमरे में थोड़ी देर सो जाए। मैं वादा करता हूँ अगर आपके उठने से पहले इन्हें होश आ गया तो मैं खुद आकर आपको जगा दूंगा, लेकिन प्लीज़ एक डॉक्टर की सलाह मानकर अभी आपका आराम करना बहुत ज़रूरी है। उद्धरण। शांतनु ने इनकार करने की कोशिश की लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक नहीं सुनी और खुद उसे अपने कमरे तक लेकर गया। आखिरकार 2 दिन और 1 रात जागने के बाद शांतनु थोड़ी देर के लिए सो गया। वार्ड में विक्रम के पास बैठकर करिश्मा धीमी आवाज़ में उससे बातें कर रही थी। उनकी पहली मुलाकात से लेकर विक्रम के दिल्ली यूनिट में आने तक की सारी बातें उसने एक एक करके विक्रम को याद दिलाई। रात के करीब 12 बजे पठानिया का फ़ोन आया, तुम घर चली जाओ करिश्मा, मेरे लिए अभी हॉस्पिटल आना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से यूनिट के 2 लड़कों को भेज दूंगा जो विक्रम के पास रहेंगे। नहीं भैया, करिश्मा ने साफ मना कर दिया, मैं विक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने घर पर बता दिया कि मैं दिल्ली में हूँ? नहीं, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। अब इस मिशन का श्रेय मंत्रालय ने ले लिया है, इसलिए सुबह से ऑफिस में बहुत काम है। रिपोर्ट बनानी थी, मीडिया को हैंडल करना था और एयरपोर्ट के अधिकारियों को सफाई भी देनी थी। अस्पताल से आने के बाद मुझे वक्त ही नहीं मिला, काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, पठानिया ने बताया। करिश्मा ने उससे कहा, आप वहाँ का काम देखिए भैया, मैं विक्रम के लिए ही यहाँ आई हूँ, इसलिए उसके पास ही रहूँगी। एक लंबी सांस लेकर पठानिया ने कहा, ठीक है करिश्मा, तुम अपना ध्यान रखना, मैं सुबह आऊँगा। विक्रम ने जब पठानिया के ब्यूरो वाले ऑफिस में चिट्ठी रखी थी उसके बाद से पठानिया उस ऑफिस में गया ही नहीं। पिछली रात उसने और रमन ने कॉन्फ्रेंस रूम में बिता दी, जहां से वो सीधे हॉस्पिटल आए थे और अस्पताल के बाद पठानिया अपने यूनिट के ऑफिस में चला गया। शांतनु ने सरताज के फ़ोन से भेजी हुई तस्वीरें देखी थी, लेकिन अचानक हाईजैक की खबर मिलने के बाद उसकी भी विक्रम से इस बारे में खुलकर बात नहीं हो पाई, इसलिए असली हालात की खबर अभी तक विक्रम के अलावा किसी को नहीं थी। काफ़ी रात बीतने के बाद भी करिश्मा की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नज़रें विक्रम के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसे यहाँ से गए सिर्फ 3 दिन हुए थे, लेकिन 3 दिनों में ही विक्रम का चेहरा जैसे बिल्कुल मुरझा गया था, वो बेहद कमज़ोर लग रहा था। करिश्मा जानती थी अत्यधिक खून बह जाने की वजह से भी उस पर असर पड़ा था, लेकिन उसे ये एहसास भी था कि मिशन से पहले के 2 दिन भी विक्रम ने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा होगा। आंखों में आंसू भरकर उसने विक्रम के चेहरे पर हाथ फिराया, मुझे माफ़ कर दो विक्रम, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन सज़ा तुम भुगत रहे हो। उस दिन पार्टी में जो तुमने देखा वो सच नहीं था। मुकेश अंकल ने मुझसे और मेरे परिवार से बिना पूछे बिना कुछ बात किए पार्टी में अनाउंसमेंट कर दी थी।
मैं जानती हूँ मैंने अब तक धीरज से रिश्ता नहीं तोड़ा है, लेकिन उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। मम्मी के हार्ट अटैक के बाद मैं घबरा गई थी। उन्हें हार्ट अटैक इसीलिए आया था क्योंकि उन्होंने मुझे ये कहते हुए सुन लिया था कि मैं धीरज से कभी शादी नहीं करूँगी। जब उनके साथ अस्पताल में थी तो इस बारे में बहुत सोचा और आखिरकार यही नतीजा निकाला कि कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। पर वो मेरी गलती थी विक्रम, मुझे ये फैसला अकेले लेने का कोई हक नहीं था। मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगा कुछ महीने दूर रहकर मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूँगी, पर अब मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकती। किसी और का नाम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता और एक न एक दिन ये बात मैं अपने घर वालों को समझा कर रहूँगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ विक्रम, तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा, कभी नहीं। आई लव यू। करिश्मा जानती थी विक्रम उसकी बातें नहीं सुन सकता, लेकिन उसके सामने अपने दिल की बात रखकर करिश्मा को थोड़ा सुकून मिला। बिस्तर के सिरहाने पर लगी मशीनों की लगातार आती आवाज़ें इस बात का सबूत थी कि विक्रम के दिल की धड़कन के सामने उसने पहली बार शब्दों में अपने प्यार का इजहार किया था। करिश्मा को पता ही नहीं चला कब एक तरफा बातों में पूरी रात गुजर गई। सुबह जब शांतनु कमरे में आया तो उसने सवालिया नज़रों से करिश्मा की ओर देखा। करिश्मा ने नमे सिर हिला दिया। शांतनु को मायूसी के साथ साथ घबराहट भी होने लगी। उसने करिश्मा से पूछा, डॉक्टर क्या कहते हैं? पूरे 24 घंटे हो चुके हैं, विक्रम का ऑपरेशन हुए, आखिर उसे होश क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये सुनकर करिश्मा के दिल में भी डर बैठ गया। तुम जाकर बात करो उनसे, रात को डॉक्टर ने बोला था कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उन्होंने खून चढ़ाना भी बंद कर दिया था। उनसे बोलो अच्छी तरह से चेक करें और हमें बताएं कि विक्रम आखिर उठ क्यों नहीं रहा है। शांतनु जैसे ही बाहर निकला उसने सामने से डॉक्टर को आते हुए देखा। उसने अपना सवाल डॉक्टर के सामने रखा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं विक्रम को ही चेक करने आया हूँ, देखते हैं क्या हाल है उनका। एक नर्स ने थोड़ी देर पहले ही विक्रम की सारी रीडिंग्स ली थी। उसने डॉक्टर को शीट दिखाई। डॉक्टर काफ़ी देर तक गौर से उस पर लिखे हुए नंबरों को देखता रहा। फिर उसने विक्रम को अच्छी तरह से चेक करने के बाद नर्स को कुछ टेस्ट बताएं और उन्हें फ़ौरन करवाने के लिए कहा है। 5 मिनट के अंदर अंदर टेस्ट के लिए विक्रम के खून का सैंपल लिया जा चुका था। ये सब देखकर शांतनु ने डॉक्टर से पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए जो भी है आप हमें साफ साफ बता दीजिए। हम लोग विक्रम के लिए परेशान हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें उसकी हालत के बारे में सच्चाई नहीं बताएंगे। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, मैंने अभी तक आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपाया है। इनकी बॉडी का टेम्परेचर गिर रहा है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। कारण का पता लगाने के लिए ही मैंने टेस्ट करवाए हैं। जैसे ही उसका रिजल्ट आता है हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। उद्धरण। करिश्मा परेशान हो गई। अगर कोई इन्फेक्शन होता तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, उसके कम होने का क्या मतलब है? डॉक्टर ने समझाया, गोली लगने से विक्रम की हड्डियों, मांसपेशियों और टिश्यूज को काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्हें ठीक करने के लिए शरीर को मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन इतना खून बह जाने की वजह से शरीर में भी ताकत नहीं है और शरीर ठंडा पड़ने लगा है। अभी हम और खून चढ़ाना शुरू करेंगे। लगातार इतनी देर तक चढ़ाने से भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए मैंने कल रात को रोक दिया था। सुनने में ये सारी बातें बहुत डरावनी थीं। शांतनु ने सवाल किया, विक्रम को होश आ तो जाएगा ना? डॉक्टर ने एक नज़र विक्रम पर डाली, फिर कहा, अगर ये इंसान इतना खून बहने के बाद भी 1 घंटे तक जिंदा रह सकता है तो ठीक भी जरूर हो जाएगा। हमें विश्वास रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कुछ देर बाद जब पठानिया और रमन हॉस्पिटल आए तो शांतनु ने उन्हें विक्रम की हालत के बारे में बताया। उनकी परेशानी भी स्वाभाविक थी, लेकिन उन्हें भी यकीन था कि विक्रम जल्दी ही ठीक हो जाएगा। शांतनु ने रमन से पूछा, हरीश का कुछ पता चला? रमन ने इनकार में सिर हिलाया। अदिति और अंजलि को मैंने उसी काम पर लगाया है। हमें पता चला है कि हरीश का घर सिर्फ पुरानी दिल्ली में नहीं था, 2 और जगह पर उसने किराए के फ्लैट ले रखे थे। वहां भी उसकी किसी से जान पहचान नहीं थी, लेकिन बिल्डिंग के गार्ड और कुछ लोगों ने फोटो देखकर उसे पहचान लिया। अभी उन फ्लैट्स की तलाशी नहीं ली है, पर इतना पता है कि 2 दिन से हरीश वहां नहीं गया था। उद्धरण। पठानिया ने कहा, एक बात का इत्मीनान है कि वो परिवार कल्याण मंत्री के साथ काम करता था, इसलिए रक्षा मंत्रालय में उसका आना जाना नहीं था, वरना अब तक पता नहीं कितनी खुफिया जानकारी उसने हमारे दुश्मनों तक पहुंचा दी होती। कुछ ही देर में विक्रम के टेस्ट के रिजल्ट आ गए। डॉक्टर के बताने पर उन्हें सिर्फ इतना समझ आया कि विक्रम के शरीर में चढ़ाया गया खून ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसे रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा खून दिया जाएगा। सबके पास इंतजार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। रमन के जाने के बाद पठानिया ने जब करिश्मा की बदहवास हालत देखी तो उसने धीरे से शांतनु से पूछा, ये कुछ देर सोई भी या नहीं? शांतनु ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता, वैसे भी रात भर में यहाँ नहीं था। डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए भेज दिया था, पर सुबह जब मैं आया तब भी करिश्मा जाग रही थी। पठानिया ने करिश्मा के पास जाकर कहा, नींद इंसान की जरूरत है, अगर तुम नहीं सोओगी तो बीमार हो जाओगी। तुम्हें क्या लगता है जब विक्रम को होश आएगा तो तुम्हारी ऐसी हालत देखकर उसे खुशी होगी, और अगर उसके होश में आने से पहले तुम ही बेहोश हो गई तो? मैं शांतनु के साथ यहीं पर हूँ, तुम थोड़ी देर जाकर सो जाओ।
करिश्मा ने रुखा सा जवाब दिया, मुझे नहीं सोना, नींद नहीं आ रही। शांतनु ने भी उसे समझाने की कोशिश की लेकिन करिश्मा अपनी जगह से हिली तक नहीं। थोड़ी देर बाद बाहर जाकर शांतनु एक पानी की बोतल ले आया। बोतल करिश्मा की ओर बढ़ाते हुए उसने कहा, तुमने अच्छे से कुछ खाया भी नहीं है, कम से कम पानी तो ढंग से पी लो। सर ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही बैठी रही तो विक्रम के होश में आने से पहले तुम बेहोश हो जाओगी। उद्धरण। बिना कुछ कहे करिश्मा ने उससे बोतल ले ली और 2 घूंट पानी पी लिया। एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शांतनु ने कहा, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना वरना डॉक्टर से कहकर तुम्हें ड्रिप लगवा दूंगा। कुछ ही देर में करिश्मा ने आधी से ज्यादा बोतल खाली कर दी थी। उसकी आंखें अचानक बोझिल होने लगी। उसने जागते रहने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ ही मिनटों में करिश्मा की आंखें बंद हो गई और उसका सिर बेड पर लुढ़क गया। करिश्मा, क्या हुआ तुम्हें? घबराकर पठानिया उसकी तरफ भागा। शांतनु ने एक हाथ उठाकर उसे शांत रहने के लिए इशारा किया, फिर उसने पानी की बोतल लेकर डस्टबिन में फेंक दी। पठानिया ने शक भरी नजरों से उसे घूरा। शांतनु ने कहा, अब करिश्मा सो ही गई है तो इसे ठीक से सुला देना चाहिए नहीं? कमरे में एक तरफ दीवार के सहारे एक चौड़ा सा बेंच था जो मरीज के साथ रुकने वाले अटेंडेंट के सोने के लिए था। शांतनु ने उसे ठीक किया और पठानिया ने करिश्मा को उठाकर वहां लिटा दिया। कंबल से उसे ढकने के बाद उसने शांतनु से पूछा, क्या किया तुमने? करिश्मा ऐसे कैसे सो गई? शांतनु ने पानी की बोतल की तरफ इशारा किया, उसमें नींद की गोलियां डालकर लाया था। पठानिया ने चौंक कर डस्टबिन में पड़ी पानी की बोतल की तरफ देखा। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था विक्रम के लिए सबकी फिक्र बढ़ती जा रही थी। क्या विक्रम पूरी तरह से ठीक हो पाएगा? कहाँ छुपा हुआ था हरीश उर्फ नवाज? 875 एक और हमला। पठानिया ने शांतनु से पूछा, नींद की गोलियां क्यों? अगर उनसे कुछ हो गया तो? शांतनु ने कहा, मैंने डॉक्टर से पूछकर ही डाली है। मैंने डॉक्टर को बताया कि करिश्मा भी कल से सोई नहीं है और वो हमारी बात नहीं मान रही, ऐसे में क्या उसे नींद की गोलियां देना ठीक होगा? तो डॉक्टर ने कहा, इसमें कोई बुराई नहीं है। नर्स ने अपने हाथों से बोतल में वो गोलियां मिक्स की थी। उन्होंने तो कहा था 2-3 घूंट में ही करिश्मा सो जाएगी, लेकिन शायद वो लोग ये नहीं जानते कि एजेंट को इतनी आसानी से कोई अपनी पकड़ में नहीं ले सकता, फिर चाहे वो नींद की गोलियां ही क्यों ना हो। उसकी बात सुनकर पठानिया भी मुस्कुराने लगा। चलो अच्छा है, इनकी वजह से कम इसे थोड़ा आराम तो मिलेगा। जब तक करिश्मा की आंख खुली शाम हो चुकी थी। उसको ये समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा कि उसके पानी में नींद की गोलियां थी। उसने शांतनु पर गुस्सा किया पर शांतनु ने उसे समझाया, अभी गुस्सा दिखा रही हो लेकिन मेरी बात सुनोगी तो मुझे थैंक यू बोलोगी। ऐसा क्या महान काम कर दिया तुमने? विक्रम के बेड के पास जाकर उसे देखते हुए करिश्मा ने गुस्से से पूछा। शांतनु बेड के दूसरी तरफ आकर खड़ा हो गया। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। करिश्मा ने उत्सुकता भरी नजरों से उसे देखा। मुस्कुराकर शांतनु ने कहा, थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर ने कहा है कि विक्रम को जल्दी ही होश आ जाएगा, अब उसकी रिकवरी पहले से तेज हो गई है। करिश्मा का चेहरा खिल उठा। अब वो विक्रम से बात करने के लिए और भी बेचैन हो गई। उसने फौरन पठानिया को फोन किया, आप कब तक आओगे भैया? डॉक्टर ने कहा है विक्रम को बहुत जल्दी होश आ सकता है। पठानिया ने हंसकर कहा, मैं जानता हूँ, शांतनु ने मुझे पहले ही बता दिया था। मैं ऑफिस से सीधा हॉस्पिटल ही आऊंगा। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि एक डॉक्टर कमरे में आया। करिश्मा और शांतनु ने देखा कि वो कोई नया डॉक्टर था। करिश्मा को फोन पर बातें करते देखकर उसने शांतनु से कहा, मुझे पेशेंट का अच्छी तरह से चेकअप करना है, आप लोग बाहर इंतजार कीजिए। लेकिन शांतनु ने कहा, इनके डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले ही इन्हें चेक करके गए हैं। मुस्कुराकर डॉक्टर ने कहा, जानता हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन तो सफल था लेकिन पेशेंट को अभी तक होश नहीं आया है, मुझे इनका पूरा चेकअप करना पड़ेगा। शांतनु ने गर्दन हिलाकर उसकी बात मान ली और करिश्मा को बाहर चलने का इशारा किया। फोन पर बात खत्म करके करिश्मा भी बाहर आ गई। शांतनु ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि विक्रम अब पहले से ठीक है। 2 दिन से मेरी आंखों के सामने सिर्फ वही दृश्य बार बार घूम रहा था जब विक्रम ने अचानक मुझ पर छलांग लगा दी थी। अगर वो बीच में नहीं आता तो गोली मेरे सीने पर लगती और शायद आज मैं यहाँ न खड़ा होता। मुझे बचाने के लिए विक्रम ने अपनी जान खतरे में डाल दी। इस बात को अपने दिमाग से निकालना शायद मेरे लिए कभी मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर विक्रम को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। करिश्मा ने उसे हौसला देते हुए कहा, हमारे काम में होने वाले हादसों के लिए हम खुद को जिम्मेदार नहीं मान सकते। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये सब एक मिशन के दौरान हुआ जिसमें हमें कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा ये हम पहले से नहीं बता सकते। उस एक सेकंड में विक्रम ने जो फैसला लिया और उसका जो परिणाम निकला, उसकी वजह से तुम्हें खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए।
फिर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। विक्रम की असली गुनहगार तो मैं हूँ। आए सब कुछ जानते हुए भी मैंने उसे इतना दर्द दिया। अगर इस मिशन में विक्रम के साथ कुछ हादसा हो जाता तो वो मेरे लिए जिंदगी भर की सजा होती। आए तुमने कोई गलती नहीं की, लेकिन मैंने सोचते समझते हुए बहुत सी गलतियाँ की हैं। विक्रम की हालत के बारे में सुनते ही मेरे दिल ने मुझे कचोटना शुरू कर दिया। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि जयपुर जाने से पहले मैंने विक्रम को सच्चाई क्यों नहीं बताई, और दिल में डर था कि अगर मुझे सच्चाई बताने का मौका नहीं मिला तो पता नहीं मैं इस सदमे के साथ जिंदगी कैसे बिता पाऊंगी। शांतनु ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जितनी जल्दी हो सके उसे सब कुछ बता दो। आई करिश्मा, तुम नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसने अपने आप को पत्थर बना लिया था। वो तुम्हारा नाम भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि तुम किसी और की होने वाली बीवी हो। मुझे लगता है अगर उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो वो और भी जल्दी ठीक हो जाएगा। कमरे के अंदर विक्रम के साथ अपने आप को अकेला पाकर डॉक्टर विक्रम के करीब गया। आए उसने गौर से अपने सामने बेहोश पड़े आदमी के चेहरे को निहारा। उसकी आंखें नफरत से जल उठी और उसने धीरे से कहा, सब कुछ सही जा रहा था। अगर तुम बीच में नहीं आते तो हमारा काम हो जाता। आए खुद को अपने देश का और देशवासियों का मसीहा समझते हो ना? आए तुम्हारा डॉक्टर बनके, एक मसीहा बनके आज तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ तुमने मेरे साथियों को पहुँचाया है। ये है तुम्हारी आखिरी अलविदा, खुदा हाफिज। इतना कहकर डॉक्टर ने एक हाथ से अपने सफेद कोट की जेब से एक छोटा सा तेज धार वाला चाकू निकाला और दूसरे हाथ से झटके से विक्रम के ऊपर का कंबल खींचकर उसके पैरों की तरफ कर दिया। आए और चाकू वाला हाथ हवा में उठाकर वो तेजी से विक्रम के पेट की तरफ लेकर आया, लेकिन इससे पहले चाकू विक्रम के शरीर को छू पाता उसका हाथ हवा में जम गया। आंखें फाड़कर डॉक्टर ने अपने हाथ को देखा। उसकी कलाई पर सख्त पकड़ने विक्रम की उंगलियों के निशान पड़ गए थे। आए विक्रम की पकड़ ने जैसे उसके हाथ को जाम कर दिया था। डॉक्टर की नजर तेजी से विक्रम के चेहरे की ओर घूमी। विक्रम की आंखें खुली थी और वो डॉक्टर को देख रहा था। इससे पहले कि डॉक्टर किसी और तरीके से हमला करता, विक्रम ने उसके हाथ को मरोड़कर इतनी जोर से झटका दिया कि उसके हाथ का चाकू छिटककर कमरे के दूसरी तरफ जा गिरा। आए और वह खुद वहीं पर ढेर हो गया। आए गिरते वक्त उसका हाथ बेड के एक तरफ रखी मेज पर पड़ा, जिससे वहां रखा सारा सामान तेज आवाज के साथ फर्श पर बिखर गया। बाहर खड़े शांतनु और करिश्मा ऐसी आवाज सुनकर चौंक गए और दौड़ते हुए अंदर आया। अंदर का नजारा देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बिना एक भी सेकंड गंवाए शांतनु ने एक घुटने पर बैठकर डॉक्टर के दोनों हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिए। करिश्मा जल्दी से विक्रम के पास पहुंची और घबराकर सिर से पैर तक उसे देखा। है विक्रम को होश में देखकर उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम ठीक तो हो? करिश्मा को देखकर विक्रम को लगा कि शायद वो सपना देख रहा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे वापस कंबल उड़ाने के बाद करिश्मा ने उसके माथे पर हाथ रखा और घबराई हुई आवाज में जोर से पूछा, विक्रम तुम ठीक हो ना? तुम्हें होश कब आया? हुआ क्या है यहाँ पर? उधर डॉक्टर ने कसमसा कर शांतनु की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो शांतनु ने उसका हाथ और जोर से मोड़कर दांत पीसते हुए पूछा, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? डॉक्टर खामोश रहा। है विक्रम ने धीरे धीरे आंखें खोली। करिश्मा को एक नजर देखकर उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया और शांतनु से कहा, ये मुझे मारने आया था, इसके पास चाकू था, चेक करो कुछ और तो नहीं है, और फिर इससे इसका नाम पता उगलवाओ। उद्धरण। शांतनु ने एक जोरदार मुक्का डॉक्टर के मुंह पर मारा। तोते की तरह बोलना शुरू कर दे वरना इंजेक्शन लगाना मुझे भी आता है, किस चीज का लगाऊंगा ये बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बने आदमी ने शांतनु पर गुस्से और नफरत से भरी नजर डाली। 4-6 लोगों को मारकर तुम जिहाद की जंग को नहीं रोक सकते। आज नहीं तो कल तुम दोनों को मरना होगा और तुम्हारे साथ उस लड़की को भी। उसने करिश्मा को देखा और फिर मुंह घुमा कर कहा, ये लड़की नहीं जो प्लेन में तुम्हारे साथ थी। शांतनु ने एक और घूंसा मारा। साफ साफ बता तू है कौन? आदमी के होठों के किनारे से खून बहने लगा। जहरीली हंसी हंसते हुए उसने कहा, तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा मैं कौन हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा बचूंगा या नहीं, लेकिन मरने से पहले तुम लोगों को जरूर खत्म कर दूंगा। इतना कहकर उसने एकदम से कलाबाजी लगाई, जिससे शांतनु लड़खड़ा गया और उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसे धक्का देकर आदमी दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन शांतनु ने मेज पर गिरे सामान में से पट्टी काटने की कैंची उठाकर जोर से उसकी तरफ फेंकी। कैंची जाकर आदमी की टांग में गड़ गई। दर्द से चिल्लाकर वो गिर पड़ा। तभी हाथ में दवाओं की ट्रे लिए एक नर्स ने दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखते ही ट्रे उसके हाथ से छूट गई। चिल्लाते हुए वो वापस भाग गई। शांतनु ने उठकर फिर से उस आदमी के हाथों को पीछे करके उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। कुछ ही पलों में नर्स के बताने पर डॉक्टर, गार्ड और अस्पताल के स्टाफ के कुछ लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ये सब क्या हो रहा है? विक्रम का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने हैरानी से कमरे में सबको देखा।
शांतनु ने आदमी को उसके सामने किया। इससे पूछिए ये क्या करने आया था यहाँ पर? इसने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की। डॉक्टर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने आदमी से पूछा, तुम कौन हो? तुम तो यहाँ के डॉक्टर नहीं हो। शांतनु ने चाकू की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर है भी। वो चाकू लेकर आया था विक्रम को मारने के लिए। मैं अभी अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करता हूँ। उद्धरण, गार्ड ने जाकर चाकू उठा लिया। विक्रम तो ठीक है ना? डॉक्टर ने विक्रम की तरफ मुड़ते हुए पूछा। उसकी खुली आंखें देखकर डॉक्टर उत्साहित होकर उसके पास पहुंचा। आखिर तुम्हें होश आ ही गया, कैसा महसूस कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द हो रहा होगा, अभी सिस्टर को बोलकर पेन किलर का इंजेक्शन दे देते हैं। उसके अलावा कैसा लग रहा है तुम्हें? विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ डॉक्टर। डॉक्टर ने उसे चेक किया और इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा, लगता तो नहीं है कि कोई इन्फेक्शन है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ महसूस हो तो फौरन बता देना। फिर उसने नर्स को हिदायत दी, इस यूनिट के बाद इन्हें और खून मत चढ़ाना, लेकिन रात को ध्यान रखना, अगर कोई भी रीडिंग थोड़ी सी भी चेंज हो तो मुझे फोन कर देना। कमरे में इतने लोग थे और इतना कुछ हो रहा था, इसलिए करिश्मा ने विक्रम से कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप उसके बैग के एक तरफ खड़ी रही। एक बार उसकी तरफ देखने के बाद विक्रम ने दोबारा उसे देखा तक नहीं था। इस बात से करिश्मा आहत हुई थी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि विक्रम को होश आ गया था और वो ठीक था। अपने पेशेंट से ध्यान हटाकर डॉक्टर ने नकली डॉक्टर के पैर की तरफ देखा जहां से खून बह रहा था। उसने शांतनु से कहा, ये आदमी जो भी है, इस वक्त इसे मरहम पट्टी की जरूरत है। अस्पताल में हम किसी के जख्म को नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इसे बाहर ले आइए, एक बार ड्रेसिंग हो जाएगी तो आप लोग इसे जहां चाहे ले जा सकते हैं। शांतनु ने विक्रम की तरफ देखा। वो भी विक्रम से बात करना चाहता था, लेकिन इस वक्त नकली डॉक्टर को छोड़ना मुनासिब नहीं था। उसने करिश्मा से कहा, ख्याल रखना, मैंने रमन सर को फोन कर दिया है, वो पहुंचते ही होंगे। उसने पठानिया को भी 2 बार फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार पठानिया किसी से बात कर रहा था। उसे बाद में फोन करने का सोचकर शांतनु नकली डॉक्टर को लेकर नर्स के साथ चला गया। सबके जाने के बाद विक्रम और करिश्मा कमरे में अकेले रह गए। तुम ठीक तो हो ना विक्रम? करिश्मा ने धीरे से पूछा। जी, विक्रम ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। करिश्मा ने हाथ बढ़ाकर विक्रम का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने करिश्मा का स्पर्श महसूस करते ही अपना हाथ उठाकर कंबल के अंदर अपनी छाती पर रख लिया। करिश्मा का दिल रो उठा, पर वो जानती थी विक्रम का ऐसा बर्ताव उसी की गलती का परिणाम है। उसने अपने दुख को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें फिर से आंखें खोलकर बातें करते हुए देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, वरना 2 दिन से तुम्हारी जो हालत थी उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी। अपनी नजरें छत पर गड़ाए हुए विक्रम ने पूछा, क्यों? विक्रम की आवाज सुनकर करिश्मा को बेहद खुशी हुई। उसने कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। विक्रम ने धीरे से उसकी तरफ चेहरा घुमाया। उसकी आंखों में ना तो पहले जैसा प्यार था, ना करिश्मा को देखकर आने वाली चमक आई। बुझी हुई आवाज में उसने कहा, तुम्हें मेरे बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसकी फिक्र करनी चाहिए जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है। कांपती आवाज में करिश्मा ने जल्दी से जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें। लेकिन वो इससे आगे कुछ कहती इससे पहले ही एकदम से कमरे का दरवाजा खुला और दौड़ते हुए पठानिया अंदर आया। विक्रम को देखकर वो एक पल के लिए चौंक गया, फिर राहत की सांस ली। शुक्र है तुम्हें होश आ गया, कैसा लग रहा है अब? विक्रम हल्के से मुस्कुराया, मैं ठीक हूँ सर। तारानकन। उसकी बात पर सिर हिलाने के बाद पठानिया ने करिश्मा की तरफ देखा। अंजलि का फोन आया था, थोड़ी देर पहले ही नवाज कैब से भागकर इस इलाके में आया है, हमें शक है कि वो विक्रम के लिए यहाँ आया है। करिश्मा तुरंत सारी बात समझ गई। उसने कहा, सिर्फ विक्रम को नहीं, वो Santanu ko bi marana kahata hai ora usatisari agenta ko bi jisaki vajaha se navaha yaham takapahinka kuka hai. Single quote. Kya Vikrama para hamala karain vala navahada. Kya charisma Vikrama ko saba kucha bada payagi.